हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हम लिखते हैं एम्पायर सर्किटल लॉ को। एम्पायर सर्किटल लॉ का दो फॉर्म होता है, एक है इंटीग्रल फॉर्म जिसमें इंटीग्रेशन आता है और दूसरा है डिफरेंशियल फॉर्म जिसमें डेल ऑपरेटर आता है। ठीक है, डेल ऑपरेटर का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एम्पायर सर्किटल लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में। डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट बी जो है वो म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर होता है एम्पायर सर्किटल लॉ के मुताबिक। ठीक है, यानी कि जो कर्ल ऑफ बी है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट डेंसिटी के बराबर होता है और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। नाउ ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके दोनों साइड पर हमें डाइवर्जेंस लेना है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, तो हम इसको डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स को डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल क्रॉस बी जो है वो डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर आएगा। अब ये जो म्यू नॉट है वो एक कांस्टेंट है, तो उसको हम डेल ऑपरेटर के बाहर भी लिख सकते हैं, वही करेंगे हम यहाँ पर, और बाकी सारी चीजें सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डेल ऑपरेटर जे आएगा, म्यू नॉट को हमने बाहर निकाला है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। और इसको हम इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंस डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, हमने पहले भी किया था, जब भी किसी कर्ल का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो हमें जीरो मिलता है। तो यहाँ पर जो कर्ल ऑफ बी है उसका डाइवर्जेंस भी जीरो आएगा। ठीक है, ये है हमारा कर्ल ऑफ बी। डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने को कर्ल कहते हैं और इस कर्ल का डाइवर्जेंस जो है जीरो आएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट के मुताबिक डेल ऑपरेटर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी जो है वो जीरो होता है। इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हम डेल रो अपॉन डेल टी का साइड चेंज करेंगे तो डेल डॉट जे जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी आएगा। ठीक है, स्टेडी करंट के लिए क्या होता है, स्टेडी करंट हम उस करंट को कहते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। उसके लिए जो डेल रो अपॉन डेल टी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा, क्योंकि करंट जो है चेंज नहीं हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा। इसका मतलब डेल डॉट जे जो है वो जीरो के बराबर आएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ये फॉलो कर रहे हैं क्योंकि दोनों जीरो के बराबर आता है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैलिड है। ना हम केस नंबर सेकंड को देखेंगे। केस नंबर सेकंड में फॉर नॉन स्टेडी करंट, अगर करंट टाइम के साथ वेरी होता हो तब क्या होता है, तब डेल डॉट जे जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर आता है। अब यहाँ पर डेल रो अपॉन डेल टी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वो इक्वल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो इनवैलिड है नॉन स्टेडी करंट के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा था एम्पायर सर्किटल लॉ, तो जो एम्पायर सर्किटल लॉ है वो इनवैलिड है, फॉलो नहीं करता है नॉन स्टेडी करंट्स। ठीक है, हेंस एम्पायर सर्किटल लॉ नीड्स मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है कि ये जो एम्पायर सर्किटल लॉ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्टेडी करंट के लिए वैलिड नहीं है या नॉन स्टेडी करंट इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, रीजन यही है मॉडिफिकेशन क्यों किया है, बिकॉज ये जो इक्वेशन है, ये जो लॉ है वो इनवैलिड है नॉन स्टेडी करंट्स के लिए। नॉन स्टेडी का मतलब होता है वो करंट जो कि टाइम के साथ चेंज होता हो, वैसे करंट के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता, इसलिए इस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस चेंजेस करने होंगे। अब ये जो एम्पायर सर्किटल लॉ है वो नॉन स्टेडी करंट्स के लिए वैलिड नहीं है, वो हम
इस वाले फिगर से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर करेंगे जिसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस बैटरी के वजह से जो कंडक्शन करंट आईसी है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा इस वायर में, ठीक है, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। अब इस प्लस चार्ज की वजह से, इस बैटरी की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज जमा होना शुरू होगा। ये आगे जो प्लेट है, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस चार्ज आने की वजह से ये जो दूसरा प्लेट है वहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज आएगा। कैपेसिटर में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई करंट नहीं है, हम क्लियरली देख सकते हैं। ये जो बीच में गैप है उसमें आईसी करंट नहीं है, तो यहाँ पर शायद कंडक्शन ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम एक सरफेस को कंसिडर करेंगे। ये है हमारा सरफेस S1, और हम एक दूसरे सरफेस को भी कंसिडर करेंगे जो कि है हमारा सरफेस S2, ठीक है। सरफेस S2 ये वाला पोर्शन है जो पीछे है, और आगे वाला जो सरफेस है वो है हमारा सरफेस S1। S2 जो है उस जगह पर है जहां पर कैपेसिटर है, S1 थोड़ा सा आगे है, ठीक है। और ये जो पूरा लूप है दोनों सरफेस का, जो बाउंड्री दोनों को एक करके, उसको हम एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाउंड्री को कहते हैं लूप, एक बंद लाइन को कहते हैं। तो अगर ऐसे हमारे पास एक सरफेस है तो उससे जो करंट कट होगा, जो करंट पार जाएगा, उसके लिए हमें एम्पायर सर्किट लॉ दिया था, ठीक है। अगर हम एम्पायर सर्किट लॉ को देखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं एम्पायर सर्किट लॉ इंटीग्रल फॉर्म में। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वाला एम्पायर सर्किट लॉ है उसको हमें लिखना है। सबसे पहले सरफेस नंबर फर्स्ट के लिए हम एम्पायर सर्किट लॉ लिखेंगे। जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट टाइम करंट थ्रेडिंग टू इट, वो करंट जो कि इसके पार जा रहा है, इस क्लोज सरफेस के, क्लोज लाइन के, उसके बराबर होता है। कौन सा करंट पार जा रहा है? आईसी करंट, कंडक्शन करंट। तो सरफेस फर्स्ट के लिए एम्पायर सर्किट लॉ जो है कुछ ऐसे फॉर्म का होगा, ठीक है। नाउ सरफेस नंबर सेकंड के लिए भी जो एम्पायर सर्किट लॉ है वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू इट, थ्रेडिंग टू इट। लेकिन यहाँ से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, सेकंड सरफेस में कोई करंट पार ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 0 आएगा। क्लोज सरफेस नंबर फर्स्ट के लिए जो एम्पायर सर्किट लॉ का वैल्यू है वो ये है, सेकंड के लिए ये वाला है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम पूरे लूप को कंसिडर करें तो सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड दोनों उस लूप का हिस्सा है, तो उसका मतलब है कि एम्पायर सर्किट लॉ दोनों के लिए सेम आना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को मैक्सवेल ने सॉल्व किया। मैक्सवेल ने कहा कि ये जो दो प्लेट्स है उसके बीच में भी करंट प्रेजेंट है, और वो करंट जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है दो कैपेसिटर्स के बीच में, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से एक करंट आएगा, भले ही कंडक्शन करंट ना हो, वो मैक्सवेल ने माना, ठीक है। और उसी करंट को, द करंट थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, उसके बीच में जो करंट होगा, ये करंट किसके वजह से है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है, ठीक है। तो ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है, बैटरी के वजह से करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट है। उस करंट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I सबस्क्रिप्ट D से, ठीक है। तो I के नीचे D हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने जो है उसके बाद जो हमारा एम्पायर सर्किट लॉ है उसको भी चेंज किया, मॉडिफाई किया, ठीक है, इम्प्रूव किया। जो रिजल्टेंट लॉ हमें मिला इम्प्रूव करने के बाद, ठीक है, उसको हम कहते हैं
मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ। क्या कहते हैं? मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल ने इम्प्रूव किया है इसलिए उसमें मैक्सवेल का भी नाम डाला है, तो उसे हम कहते हैं मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ, जिसमें जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आएगा। ठीक है, और जब हम इस इक्वेशन को ऊपर जो कंडीशन जिसमें हमें प्रॉब्लम आया था वहां पर अप्लाई करेंगे तो हमें जो सोल्यूशन है वो इस बार विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। वही चीज बुक में भी दिया है, एम्पायर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। पहले हम एम्पायर सर्किटल लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में समझते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर आएगा, और इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता, वो डिपेंड होता है करंट पर। कैसा भी पाथ हो, एरिया उसने इनक्लोज किया हो, उस पर डिपेंड नहीं होता, करंट पर डिपेंड होता है। फिर हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। अब यहाँ पर दो प्लेट्स है कैपेसिटर के, ठीक है। अब हमने जो प्लेट X है उस पर चार्ज Q अप्लाई किया, तो वो जो चार्ज है सबसे पहले तो उस प्लेट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली फैल जाएगा। फिर उसके बाद जो प्लेट Y है उसके बाहर वाले सरफेस को हमने अर्थ किया तो उस पर जो भी चार्ज आएगा वो जो है न्यूट्रल बन जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस है प्लेट Y का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसको हम -Q से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल होगा लेकिन नेगेटिव साइन का होगा, ठीक है। तो वैसे कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज बनता है, वही चीज समझाना चाहती थी, ठीक है। तो यह है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पर भी ड्रॉ करके समझाती हूँ। सपोज ये हमारे पास दो प्लेट्स है और इस प्लेट के दो फेजेस होते हैं, ये हमें पता होगा, जैसे कि ये वाला फेस और ये वाला फेस, आगे और पीछे वाला फेस, ठीक है। इनसाइड वाला फेस और आउटसाइड वाला फेस, दोनों प्लेट्स की, ठीक है। जो ये अंदर वाला पोर्शन है उसको इनसाइड फेस कहते हैं हम। अब ये दोनों प्लेट्स जो है वो मेटल के है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन सारे होंगे। अब यहाँ पर हमने सपोज किया बैटरी से +Q चार्ज अप्लाई किया। बैटरी से +Q चार्ज जो है हमने इस प्लेट पर क्या किया, डाला। 4 चार्जेस थे, सपोज करते हैं 6 चार्जेस थे, तो यहाँ पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आगे और पीछे दोनों फेसेस पर, आउटसाइड और इनसाइड दोनों इक्वली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जहां पर हमने +Q चार्ज अप्लाई किया। नाउ जो दूसरा प्लेट है हमारा, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज के आने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। सपोज करेंगे आउटसाइड वाले फेस की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो प्लेट है उसके पास इनसाइड वाला फेस है। अब ये जो प्लस चार्ज है उसको जब हम ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सारे होंगे, ठीक है। तो ग्राउंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है इन प्लस चार्ज को मिलेगा और वो बन जाएगा न्यूट्रल। बचा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला प्लेट जो है वो नेगेटिव Q बन जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज +Q है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। और यहाँ पर प्लस से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें दो मेटल्स विदाउट टचिंग ईच अदर क्या करता है, चार्जेस प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं इंडक्शन। ना हम डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ आते हैं। एम्पायर सर्किटल लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे डाइवर्जेंस लेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो डाइवर्जेंस है कर्ल का वो 0 होगा, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 का वो 0 होगा।
तो ये जो इक्वेशन है वो 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक क्या होता है, जो डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर होता है, ठीक है, और वो 0 स्टेडी करंट्स के लिए आता है, लेकिन डेल डॉट जे जो है नॉन स्टेडी करंट्स के लिए, वेरिंग करंट्स के लिए 0 नहीं आता, लेकिन 0 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अगर एम्पायर सर्किटल लॉ को फॉलो कर रहा है तो 0 आना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो स्टेडी करंट के लिए अप्लाई होता है, लेकिन नॉन स्टेडी करंट के लिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैलिड नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये फॉलो नहीं होता। दस जो एम्पायर सर्किटल लॉ है जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ने हमें दिया, वो जो है वैलिड है सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए, और वेरिंग करंट्स के लिए ये वैलिड नहीं है। इसलिए जो एम्पायर सर्किटल लॉ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे ताकि ये वेरिंग करंट के लिए भी वैलिड हो, ठीक है, वेरिंग करंट पर भी अप्लाई हो, नॉन स्टेडी करंट पर। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है जिससे हमें पता लगता है कि जो एम्पायर सर्किटल लॉ है वो नॉन स्टेडी करंट्स के लिए इनवैलिड है, या एम्पायर सर्किटल लॉ नॉन स्टेडी करंट्स पर फेल होता है, ठीक है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। हमें कंसिडर करना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया वायर्स के थ्रू, और वो जो है फिगर 8.3 में दिया है। अब जब कंडक्शन करंट IC जो है वो उस वायर में प्रेजेंट होगा कनेक्टिंग द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो वायर जो है कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्टेड है, द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर चेंजेस। जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे चार्ज चेंज होगा, लेकिन जो कंडक्शन करंट है वो गैप में नहीं होगा, क्योंकि दो कैपेसिटर के बीच में कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वही यहाँ पर कहा है। नाउ हम एक एम्पीरियन लूप को कंसिडर करेंगे जिसमें दो सरफेसेस है, सरफेस नंबर S1 और सरफेस नंबर S2, और वो एम्पीरियन लूप जो है हमारा जो पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का उसके अराउंड प्रेजेंट है। सरफेस नंबर S1 के लिए सबसे पहले हम एम्पायर सर्किटल लॉ निकालेंगे। तो जो लाइन इंटीग्रेशन होगा सरफेस S1 का वो म्यू नॉट IC के बराबर होगा, जहां पर IC जो है वो कंडक्शन करंट है जिसको सरफेस S1 ने इनक्लोज किया है। नाउ सरफेस S2 के लिए हम एम्पायर सर्किटल लॉ को निकालेंगे। सरफेस S2 में क्या होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा B वेक्टर डॉट dl का वो 0 आएगा क्योंकि वहां पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है। सरफेस S2 ने किसी भी करंट को इनक्लोज नहीं किया है या कोई भी करंट कट नहीं हुआ है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, ठीक है। ये दोनों सरफेस S1 और S2 एक ही लूप के हैं, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एम्पायर्स लॉ जो है S के लिए वर्क कर रहा है, S2 के लिए वर्क नहीं कर रहा, तो मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? उन्होंने कहा कि एक करंट जो है वो प्रेजेंट है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है। कैपेसिटर्स के बीच में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके वजह से है ये करंट, और उस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने जो है एम्पायर सर्किटल लॉ को चेंज किया, और जो रिजल्टेंट लॉ उसके बाद मिला उसको कहते हैं मैक्सवेल एम्पायर्स लॉ, और ये जो लॉ है उसमें कंडक्शन करंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको भी हमें ऐड करना होता है। तो मैक्सवेल एम्पायर्स लॉ जो है वो कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID के बराबर होता है।